देखते हैं इसमें इस चैप्टर में आगे गति करते हुए हम लोग आ गए हैं ना कि शुक्राशय के उस दिन बताए थे प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या है और इसके क्या कार्य। बीच में एक और क्वेश्चन आ गया था कि शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि में क्या अंतर है। तो हम समझे कि अगर दोनों के अलग अलग कार्य लिखा देना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुक्राशय के कार्य और भूमिका। असल में ये शुक्राशय छोटी छोटी नलिकाओं से बनी एक रचना होती है। शुक्राशय पतले पतले छोटे छोटे नलिकाएं होते हैं उसमें, और ये एक गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करता है। उसमें जो शुक्राशय में एक द्रव का स्राव होता है उसको शुक्राशय द्रव कहते हैं। वो गाढ़ा शुक्राशय द्रव क्या होता है कि वो शुक्राणुओं से मिल करके वीर्य बनाता है। वीर्य एक सफेद रंग का अर्धतरल पदार्थ है। अर्धतरल माने पूर्ण रूपेण पानी की तरह नहीं, ठीक है। उसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। तो ये सारा जो हम तुमको लिखा है कि वो नर जनन अंग में ये पाया जाता है और होता है। नर जनन अंग के ये एक भाग है। तो उसी प्रकार मादा जनन अंग के एक भाग लिखा है कि अंडाशय के दो कार्य क्या है। अंडाशय में अंडाणुओं या डिंबों का निर्माण होता है। नहीं, ये अंडाणु और डिम्बाणु, डिंब अंडाणु कहो चाहे डिंब कहो एक ही बात है, वही चीज़ है। तो अंडाशय में निर्माण हुआ। और दूसरा इसका प्रमुख कार्य क्या है कि मादा हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का स्राव भी यहीं से होता है। जब मादा हार्मोन का स्राव होने लगता है ना तो 10 से 12 वर्ष के आयु में फीमेल में बहुत सारे गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होने लगता है, ठीक है। जैसे क्या है कि जांघों के मध्य भाग में बाल आना, स्तन का विकास होना, ठीक है। तरह तरह के जो गौण लैंगिक लक्षण है, अच्छा, निषेचन के लिए वो तैयार हो जाना, ठीक है। तो इसी हार्मोन के बाद वो प्रक्रिया शुरू होता है। नहीं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक में चलते हैं। चला, सबसे पहले रजो दर्शन जान, नहीं, परिभाषा तो लिख दिए हैं। और यहाँ कहता है कि 12 से 14 वर्ष, कहीं 10 से 12 वर्ष लिखा हुआ है, कहीं 12 से 13 वर्ष लिखा हुआ है। नहीं, हर बुक में अलग अलग है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में इस प्रकार का आरंभ होता है गतिविधि। क्या है कि जब 12 से 14 वर्ष की आयु में मादा के अंडाशय में लैंगिक हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होने लगता है। जब एस्ट्रोजन का स्राव होने लगता है तो वो एक जनन हार्मोन है। जनन के लिए वो परिपक्व होने लगता है। उसमें सबसे पहला जो घटना होता है वो रजो दर्शन का होता है। एस्ट्रोजन के स्राव के आरंभ होते ही क्या है कि सर्वप्रथम होने वाले ऋतुस्राव, यानी जिसको मासिक चक्र कहते हैं, नहीं, तो उसको इस पहला दिन जो होता है उसको हम लोग रजो दर्शन करते हैं। ये रजो दर्शन हो गया। अब उसी में से अगला क्वेश्चन आएगा कि ऋतुस्राव क्या है या मासिक चक्र क्या है। तो ऋतुस्राव और मासिक चक्र एक ही बात है। इसी को हम रजो दर्शन भी, ऋतुस्राव और मासिक चक्र है ये, ठीक है। तो कहते हैं कि जब गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, क्योंकि अंडाणु का स्राव होने लगा। 12 से 14 वर्ष की आयु में अंडाणु का निर्माण होने लगा। अब जब अंडाणु का निर्माण होने लगा तो निषेचित होने के लिए उसको क्या चाहिए, शुक्राणु। जब ऐसा नहीं हो पाता है, जब उन्हें शुक्राणु नहीं हो पाता है तो नहीं मिल पाता है तो निषेचन नहीं हो पाता है। जब निषेचन नहीं हो पाता है तो वो धीरे धीरे अपने आप नष्ट होने लगता है। क्या, शुक्राणु, ठीक है, अंडाणु नष्ट होने लगता है। और 28 दिन पूरे हो जाने के बाद वह पूरा तरह से नष्ट हो जाता है और गर्भाशय के अंतःस्तर माने आंतरिक भित्ति, जो गर्भाशय का एक मोटा परत होता है, वो आंतरिक भाग से मिल करके वो क्या है कि टूटता है। और टूटता है तो योनि द्वार से होकर
रक्त या म्यूकस जिसको बोलते हैं, वो ना तो रक्त रहता है ना ही और कुछ रहता है, तो एक म्यूकस उसको बोला गया है, रक्त के तरह ही दिखता है वो, ठीक है, कि वो बाहर शुरू हो जाता है और बाहर जाने लगता है। तो इस प्रकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऋतुस्राव। इस घटना को ऋतुस्राव कहते हैं। अब है कि पहला ऋतुस्राव, पूर्व ऋतुस्राव से दूसरे ऋतुस्राव के बीच 28 दिन का समय लगता है। पहला हुआ, फिर अगला जो होगा वो 28 दिन के बाद जो होता है। तो इस प्रकार का जो एक चक्र जो चलते रहता है 45-50 के उम्र तक जो ये चलते रहता है प्रत्येक महीने, नहीं तो उसी को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, ठीक है, या तो उसी को मासिक चक्र कहते हैं। और जब पहला बार जब ये घटना घटता है तो ये 3 से 5 दिन तक संभवतः रहता है, ठीक है, जो लगातार 3 से 5 दिन तक रहता है। क्लास 8 में इसका सैनिटरी निपटान का उसमें कुछ ट्रिक भी दिया हुआ था फिगर के साथ, तुम लोग को पता होगा, नहीं, इसका निपटान कैसे करना चाहिए सो। तो ये ऋतुस्राव हो गया तुम्हारा। अब उसी में से आ गया रजोनिवृत्ति। ये ऋतुस्राव जब शुरू होता है तो ये बंद भी होता है। बंद होने का जो आयु है वो 50 वर्ष है। माताओं में यानी महिलाओं में जिसका उम्र 50 वर्ष हो चुका है, 50 वर्ष के पश्चात अंडाणु का स्राव बंद हो जाता है। अब जब अंडाणु का स्राव बंद हो जाता है तो ऋतुस्राव नहीं होता है। ऋतुस्राव बंद होने की घटना को रजोनिवृत्ति कहते हैं। तो ऋतुस्राव आरंभ होने की घटना को रजोदर्शन, ऋतुस्राव बंद होने की घटना को रजोनिवृत्ति नहीं कहते हैं। बीच में ये मासिक चक्र। तो इससे संबंधित 3 प्रश्न आता है तुमको। ये 3 प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर हम दिए हैं लिख करके, ठीक है। हम लोग देखते हैं जनन स्वास्थ्य, एक टॉपिक आ गया बीच में इस बुक में, जनन स्वास्थ्य करना। तो जनन स्वास्थ्य किसे कहते हैं और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है। कहता है कि वे शारीरिक और मानसिक दशाएं जो सम्मिलित रूप से किसी नर अथवा मादा की जनन क्षमता को प्रभावित करता है। जनन क्षमता को प्रभावित करता है मतलब कि जनन क्षमता को घटाता है। अच्छा, ये जनन भी जो है ना एक प्रकार का सजीवों में होने वाले एक गुण है, लक्षण है। सभी सजीव प्राणियों में इस प्रकार का क्रिया होता है, नहीं तो यहाँ पर जनन स्वास्थ्य होना भी जरूरी है। जनन स्वास्थ्य वही हो सकता है जो मानसिक रूप से वो ठीक है, विकृत नहीं है, अध का पानी जिसको कहते हैं नहीं है, पगला, ठीक है, और जिसका शारीरिक बनावट या शारीरिक संरचना ठीक है, ठीक है। तो वे शारीरिक और मानसिक दशाएं जो सम्मिलित रूप से किसी नर और मादा के जनन क्षमता को क्या करता है कि प्रभावित करता है, तो उसको हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ये जनन स्वास्थ्य जो होता है वो अक्सर जनन अंगों की विकृतियों की वजह से जनन क्षमता घटता है। फिर अगर मानसिक दशा ठीक नहीं है तो जनन क्षमता घटता है। और कहता नहीं कि जब टेंशन ज़्यादा रहता है तो ये काम नहीं हो सकता है, या टेंशन कम है तो वो उसमें ज़्यादा रुचि लोग रखता है। तो इस प्रकार वो जनन स्वास्थ्य करता है। इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो मुख्य रूप से तुमको लिखा है, अत्यधिक गरीबी और बिछड़ेपन लोगों में जनन स्वास्थ्य की समस्या होती है, ठीक है। फिर है कि मानसिक तनाव में जो रहता है, टेंशन में जिसको बोलते हैं, नहीं, मानसिक तनाव और शारीरिक अस्वस्थता, माने शरीर से ठीक नहीं है, बीमार है, ठीक है, बीमारी से ग्रसित है वो, नहीं तो इसमें ये क्रिया में थोड़ा सा प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण अगर ठीक नहीं है, ठीक है, समाज हमारा गड़बड़ है, नहीं, आसपास के लोग अगर ठीक नहीं है तो जनन क्षमता पर प्रभावी पड़ता है। और आसपास के सामाजिक लोग जो है अगर ठीक है, स्वच्छ है, बढ़िया है, अच्छे विचार के हैं तो उसमें गति मिलता है। अशिक्षा भी जो है सो जनन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले में कारकों में से अशिक्षा जो है ना एक बहुत बड़ा विकृति है। अशिक्षा जनन स्वास्थ्य को खराब किया, बेरोजगारी को बढ़ा,
आपसी घर में कलह उत्पन्न हुआ, सब अशिक्षे का वजह है। ठीक है कि नहीं। दूसरा अगला है कि गंदगी तथा व्यक्तिगत स्वच्छता। अगर व्यक्ति गंदगी में जी रहा है या अपने आसपास, ठीक है, तुम खुद ही अगर गंदे रह रहे हो ना, तो क्या होता है कि इससे जनरल स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो गंदगी, और आजकल के दौर में जो है ना, लोग संकोच करता है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रहा है ना, डॉक्टर के पास बोलने में, व्यक्त करने में ये परेशानी होता है, दिक्कत होता है, क्या कह करके हम बोलें, क्या कहें कि हमें ये प्रॉब्लम है। ठीक है कि नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अगर तुम, अच्छा, अंगों को साफ करना, हमारे जो भी पार्ट्स हैं, इंटरनल पार्ट्स जिसको बोलते हैं ना, उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। संकोच बस अगर नहीं करते हैं तो हम लोग अशिक्षा से गुजरते हैं। तो गंदगी और व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। शारीरिक दोष या जनन अंगों की विकृति, शारीरिक दोष जिसका फिजिकल डिजेबिलिटी जिसको बोलते हैं, अपंग है, ठीक है, उसमें ये प्रॉब्लम होगा। और साथ ही यहाँ जनन अंगों की विकृति, जो जननांग हमारे हैं ना, उसमें किसी प्रकार का अगर दोष है, दिक्कतें हैं, तो जनन क्षमता को प्रभावित करता है। यौन रोग जिसको है, यौन रोग अब आगे इसी चैप्टर में दिया हुआ है, यौन रोग कौन कौन से रोग हैं, ठीक है। वो यौन रोग से जो ग्रसित है, यौन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक हुआ।